तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज सॉल्व करें बेटा चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट समझना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो ढूंढने में मुश्किल का सामना हो तो प्ले लिस्ट को ज़रूर विज़िट करें, तो वहाँ पर तमाम वीडियोज़ तरतीब से रख दी गई हैं। ठीक है, तो आज इस सेक्शन में MCQs को समझते हैं, लेकिन MCQs पेपर में इसके अलावा भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि MCQs इसमें से आएँ। ठीक है, तो आपने पूरा पूरा चैप्टर का मुताला करना है। तो आ जाएँ ज़रा समझते हैं MCQs को। तो यहाँ पे टोटल 10 MCQs तकरीबन हमारे पास मौजूद है, यकीनन तो 10 MCQs है। तो आज देखते हैं पहला MCQ हमारे पास क्या है। तो पहला MCQ हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिहाज से यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई, इन चारों में से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो पहला चेक करते हैं, लिखा हुआ है पहली स्टेटमेंट डायनामिक इक्विलिब्रियम के हवाले से, इट टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। तो बात सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होता है वो क्लोज कंटेनर में होता है, ओपन कंटेनर में नहीं होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा क्लोज कंटेनर, ये बात सही है। ठीक है, हमें फॉल्स पे टिक लगाना है, ये बात दुरुस्त है, इस पर नहीं लगाना टिक। दूसरा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंज, ये भी बात ठीक है। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तब्दील नहीं होगी। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये भी बात दुरुस्त है। ठीक है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। अगला चेक करते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। तो लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रेस से। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या एक्सटर्नल डिस्टर्ब करें सिस्टम को, तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये बात क्या है आपके पास, गलत है। ये बात आपके पास क्या है, गलत है। तो आपके पास जो पहले का राइट आंसर आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर है आपके पास डी। क्लियर है? ठीक है, तो पहले का राइट आंसर है हमारे पास डी। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे। तो ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा जब आप एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के सिस्टम पे। क्लियर है, जहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन डिस्टर्ब होगा, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो इसमें हमने ट्रू लगा दिया। दूसरा हमारे पास मौजूद, जिसमें हमें लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc। तो बेटा आपके पास ये इक्वेशन दी गई, तो आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना, तो हम ऑप्शन नहीं देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं देते, डायरेक्ट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, क्या निकलता है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। आप जानते हैं कि बेटा प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे बेटा, Kc जब निकालते हैं तो Kc बराबर होगा बेटा, ऊपर आएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसनट्रेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसनट्रेशन आपके पास मौजूद है बेटा NO। ठीक है, तो NO लिखेंगे। ठीक है, और NO के साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है 4, तो इसके ऊपर आएगा आपके पास 4। इसी तरीके से H2O के साथ आपके पास कोफिशिएंट क्या है बेटा 6 है, तो H2O लिखें और उसके ऊपर पावर लिख दें 6। क्लियर। इसी तरीके से NH3 देखें, अब आएगा नीचे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। ठीक है, तो NH3 है रिएक्टेंट में और उसकी कोफिशिएंट आपके पास 4, तो यहाँ पे पावर आएगा 4। क्लियर। अगला है आपके पास ऑक्सीजन, लिख दिया ऑक्सीजन, और उसका कोफिशिएंट है 5, तो यहाँ आ गया पावर 5। ठीक है, तो मैंने इसका Kc की जो एक्सप्रेशन है वो निकाल ली। तो अब आइए मैच कर लेते हैं किससे ये मैच करती है। ठीक है, तो पहले वाले से अगर मैच करते हैं, ठीक है, तो पहला वाला है Kc, ये देखें कंसनट्रेशन NO की पावर 4 H2O की पावर 6 डिवाइडेड बाय NH3, गलती से मैंने यहाँ पे NH4 लिख दिया, तो ये NH3 और उसकी पावर 4 और O2 और उसकी पावर 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है बेटा A। ठीक है, ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी निकालना आपको सिखाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो तीसरा सवाल, तीसरा MCQ है वो हमारे पास मौजूद है, अ रिएक्शन विच इज़ नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन। तो ऐसा रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़ता, उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन बात कहा जा रहा है रिवर्सिबल इस रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं बेटा डबल एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डबल एरो से। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। क्लियर है? ठीक है ना, रिवर्सिबल ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, चौथा जो MCQs है, तो है लिखा हुआ वैन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज स्मॉल। तो जब Kc की मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा आपके पास स्मॉल हो, तो उसका मतलब क्या है। तो अगर आप टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको आसानी पता होगा। ठीक है, तो अगर Kc की वैल्यू आपके पास स्मॉल है तो मतलब क्या है, आपके पास रिएक्शन में मिक्सचर में रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, मिक्सचर में रिएक्टिंग मिक्सचर में जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तभी Kc की वैल्यू आपके पास कम आ रही है।
तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन मिक्सचर में सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट मौजूद है, या रिएक्शन मिक्सचर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद है, या रिएक्शन मिक्सचर में दोनों इक्वल अमाउंट में मौजूद है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या लिखा हुआ हमारे पास रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है ए, वो हमारे पास दुरुस्त आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके 4 MCQs कर लिया। अब बढ़ते हैं बेटा 5वें MCQs की तरफ। तो बेटा 5वां सवाल लिख लें, 5वां MCQ। तो बेटा 5वां MCQ है जिसमें लिखा है फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज़ अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप जानते हैं कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो वहाँ पे जब Kc की वैल्यू निकाली तो बहुत सारे सवाल के जब हमारे पास यूनिट नहीं आया था, इस टॉपिक को भी पढ़ाया था कि Kc की यूनिट कब होगी और Kc की यूनिट कब नहीं होगी। जब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स के है, तो Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ 4 में से 3 इक्वेशन जो है उसकी कोई यूनिट नहीं है, जबकि एक इक्वेशन जो है उसकी यूनिट है। ठीक है, तो आइए आपको चेक करवाते हैं। तो आप देखें बेटा पहला इक्वेशन देखिए, इसमें जो N2 कितना मोल है, नाइट्रोजन गैस 1 मोल है, और हाइड्रोजन गैस कितना मोल है, आपके पास 3 मोल है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या है बेटा, अमोनिया जो है आपके पास 2 मोल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन 4 मोल है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में 4 मोल है टोटल, और प्रोडक्ट साइड में कितना मोल है बेटा, टोटल 2 मोल है। ठीक है, तो बेटा ये जो पहला है इसकी क्या है बेटा, आपके पास यूनिट है। ठीक है, ये जो पहला है इसकी क्या है बेटा, Kc की यूनिट है, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा यानी BCD इसकी कोई यूनिट नहीं है। कैसे नहीं है, तो आइए देखिए बेटा, बी में आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स N के 1, O के 1। ठीक है, तो टोटल 2 हो गया, प्रोडक्ट के टोटल 2, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसमें देखिए IH2 इसके नंबर ऑफ मोल्स है बेटा 1, I2 इसके नंबर ऑफ मोल्स है 1 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में बेटा नंबर ऑफ मोल्स 2, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यूनिट्स कैंसिल। तो यहाँ पे भी आपके पास मौजूद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ मोल्स 1, हाइड्रोजन गैस नंबर ऑफ मोल्स 1, ये रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने, टोटल 2, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं। तो यूनिट किसकी है बेटा, आपके पास इस ए की है। ठीक है, क्लियर है। तो यूनिट कैसे निकालना है, इसके लिए आप जरूर प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो हम तो अभी यहाँ पे MCQ सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मौजूद, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपके पास द यूनिट ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन N2 + O2 और 2NO। तो इसका हमें क्या निकालना है बेटा, यूनिट निकालनी है। किस तरीके से निकलेगा, इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो आए इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इक्वेशन है N2O2, ठीक है, और 2NO। तो इसको छोड़ दें, नीचे देखें, डायरेक्ट इधर देखें। तो पहले आप इसका लिखें बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ऊपर आएगा बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप जानते हैं, और उसकी जो पावर उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नीचे आएगा आपके पास रिएक्टेंट N2, और इसके अलावा आपके पास आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, इसके कोफिशिएंट किस तरीके से लिखना है ये आप आसानी जानते हैं। अब क्या बेटा, इसकी यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट क्या बेटा, ये कंसंट्रेशन की जगह यूनिट लिखाएगा आपके पास मोल इंटू DM³ इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपके पास दिखाएगी बेटा मोल इंटू DM³ इन्वर्स, और उसके ऊपर आएगा पावर 2, क्योंकि इसके ऊपर 2 मौजूद है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा बेटा, N2 के ऊपर आपके पास आएगा मोल इंटू DM³ इन्वर्स। ठीक है, O में क्या आएगा बेटा, मोल इंटू DM³ इन्वर्स। ठीक है, आगे स्टेप सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखिए बेसिस सेम है, पावर 1 है तो पावर ऐड कर दें, तो मोल इंटू DM³ इन्वर्स और उसका स्क्वायर। नीचे भी क्या होगा बेटा, मोल इंटू DM³ और उसका स्क्वायर। देखिए यूनिट सेम है, कट गया। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप सवाल को देखें बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 और 1 2, तो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, जाहिर सी बात है, जैसा अभी हमने 5वें सवाल में देखा। तो इसके क्या है बेटा, कोई यूनिट नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा आपके पास डी। तो बढ़ते हैं बेटा MCQ नंबर 7 में, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम क्या है बेटा आपके पास, स्टेबल है इक्विलिब्रियम में कब, जब QC की वैल्यू बराबर हो KC के, और जब QC की वैल्यू ग्रेटर देन हो K के यानी KC के, और जब QC की वैल्यू लेस देन हो KC के। ठीक है, C नहीं लिखा हुआ तो C में लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, इसका राइट आंसर है ए आपके पास, जब QC की वैल्यू यानी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जब KC के बराबर हो, तो सिस्टम क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा, ये तमाम बातें तभी समझ में आएंगी जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि MCQ सॉल्व करने के लिए चैप्टर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। उसी तरीके से आप आज 8वां MCQ देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, QC कैन बी डिफाइंड एज। तो QC को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो आप जानते हैं QC कब निकालते हैं बेटा, एक स्पेसिफिक टाइम में निकालते हैं, ख़ास वक्त में। किसी भी वक्त पे हम क्या करते हैं बेटा,
रिएक्टिंग मिक्सचर में से रिएक्टेंट निकाल लेते थे, प्रोडक्ट निकाल लेते थे और उसकी कंसनट्रेशन चेक करते थे। तो एक खास वक्त पे निकालते। तो आज चारों लाइंस को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं राइट आंसर कौन सा है। तो QC कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये जवाब गलत है, ये नहीं है। रेशियो ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम। तो यहाँ वर्ड आया बेटा स्पेसिफिक टाइम, तो मतलब इसका राइट आंसर आपके पास बी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सी है, उसको भी पढ़ के चेक कर लेते आया गलत है कि सही है। तो मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ मोलर वॉल्यूम लिख दिया बेटा, ये गलत है, गलत है। ठीक है, सी भी राइट आंसर नहीं है। डी है रेशियो ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो ये काफ़ी हद तक कहा जा सकता है दुरुस्त है, लेकिन ये केसी की आपके पास लिखी गई है। किसकी लिखी गई बेटा? केसी की। तो यहाँ पे भी रेस टू द पावर यहाँ पे भी लिखना चाहिए, जो कि लिखा नहीं गया। ठीक है, ये केसी की है। तो रिएक्शन क्वेश्चन यानी QC का जो राइट आंसर है आपके पास बी है। ठीक है, अच्छा ये जो नवा सवाल है इसमें कलर का मुझे बड़ा मसला होता है, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, तो मैं नवा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वां MCQ की तरफ। 10वां MCQ हमारे पास मौजूद, वैल्यू ऑफ KC इंक्रीजेज वैन कब। तो वैल्यू ऑफ KC कब बढ़ती है? तो वैल्यू ऑफ KC तब बढ़ती है जब बेटा आपके पास कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या हो, ज़्यादा हो। तो वैल्यू ऑफ KC जो है इंक्रीज़ होती है। जब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास कम हो, यानी तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगी, तो वैल्यू ऑफ KC भी क्या है बेटा? बढ़ जाएगी। अगर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो रही हो तो वैल्यू ऑफ KC डिक्रीज़ होगी। तो सवाल लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ KC इंक्रीजेज, तो वैल्यू ऑफ KC बढ़ेगी तब जब प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो लिखा हुआ है ऑप्शन हमारे पास प्रोडक्ट इज़ लेस, गलत ऑप्शन। प्रोडक्ट इज़ मोर, तो ये है राइट ऑप्शन। रिएक्टेंट इज़ मोर, गलत ऑप्शन। रिएक्टेंट इज प्रोडक्ट, गलत ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ 10 के 10 MCQ आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद सेक्शन बी के जो सवाल आएंगे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 करवाया है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और इसके आने वाली वीडियो में सेक्शन डी में जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास मौजूद है बेटा उनको करेंगे। ठीक, तो सेक्शन डी में आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमने पूरे चैप्टर जो है वो ख़त्म करवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।